Momin, are other people are not going to join? Shall we start then? Yes, sir. Start. Okay. So in the last class, till where we have completed? Have we completed this GDP wala portion? Momin, have we completed this It's complete. GDP wala? GDP sir completed. Okay. Healthcare expenditure. So GDP. So here in this graph, we can see the GDP demand and supply. There are three kinds of hospitalized cases we can see: the cardiac, oncology, and the diabetes. If we see every year, the number of hospitalized cases are increasing. Okay, for cardiac, for oncology is also increasing, for diabetes is also increasing. So if I have to open up a hospital, so out of which three speciality I'm going to open up, tell me. अगर मुझे कोई हॉस्पिटल खोलना है तो कार्डियक का खोलूंगा, ऑन्कोलॉजी का खोलूंगा या डायबिटीज स्पेशलिटी का हॉस्पिटल खोलूंगा मैं? बताओ। बताओ मोमिन। यस सर, समझ में आया क्या? मैं कह रहा हूँ मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं, कार्डियक हॉस्पिटल खोलने का, ऑन्कोलॉजी का और डायबिटीज का। तो मैं कौन सा हॉस्पिटल खोलूंगा? मैं कार्डियक। कार्डियक खोलोगे? क्यों? सर हार्ट इशू काफी चल रहा है ना इस टाइम पे, वैसे डायबिटीज भी है। इस डेटा को देख के बताओ। देखो नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड केसेस सर कार्डियक के ज्यादा है, कार्डियक के ज्यादा है। नहीं, लेकिन मैं कैंसर हॉस्पिटल, ऑन्कोलॉजी का हॉस्पिटल खोलूंगा मैं। पूछो क्यों? क्यों सर? देखो, अगर आप देखो कार्डियक में एक पेशेंट है, अगर कोई कार्डियक का पेशेंट है तो उसको बीपी की प्रॉब्लम है या फिर कार्डियक की कोई प्रॉब्लम है, तो क्या होता है, पेशेंट आता है, ओपीडी कंसल्टेशन कराता है और वापस अपने घर चले जाता है। या मैक्सिमम उसका पीटीसीए होगा, मतलब वो स्टेंटेड वगैरह डालेगा, या फिर उसका और कुछ ट्रीटमेंट होगा, हार्ट सर्जरी होगी। मैं कहता हूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक पेशेंट जो है एवरेज जो पे करके जाएगा पूरे हॉस्पिटल को और डॉक्टर को, वो हार्डली 2, 3 या 4 लाख रुपए पे करके जाएगा। जबकि एक ऑन्कोलॉजी वाला जो पेशेंट होता है कैंसर का, अब वो एक बार ही एडमिट होगा और वो इतना डर जाएगा, उसके बाद में रेगुलरली अपना फॉलोअप कराता रहेगा डॉक्टर से और अपनी ओपीडी कंसल्टेशन फीस 1000 या 1200 रुपए देके चला जाएगा। अब कैंसर का देखो, कैंसर का क्या होता है, जब कोई पेशेंट एक बार कैंसर के लिए डायग्नोज होता है तो पहले तो उसकी सर्जरी होती है, ठीक है। सर्जरी के बाद में कम से कम 6 कीमोथेरेपी होती है उसके बाद में, ठीक है। ये कम से कम बता रहा हूँ, और कम से कम जो होती है रेडियोथेरेपी भी होती है। रेडियोथेरेपी आराम से 1.5-2 लाख रुपए कॉस्ट करती है। एक मतलब अब क्या है कि एक पेशेंट हॉस्पिटल में कम से कम नहीं तो एक बार सर्जरी के लिए और 6 बार कीमोथेरेपी के लिए कम से कम 7 बार तो एडमिट होता ही होता है, और 1-2 बार एक्स्ट्रा लगा लो, बिकॉज क्योंकि एक बार बीच में कभी ना कभी तबीयत खराब हो जाती है तो 1-2 बार एक्स्ट्रा एडमिट हो जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली हम लगा लें अगर, तो 10 बार एक पेशेंट जो है कैंसर का हॉस्पिटलाइज होता है, और 10 बार उस पेशेंट को मतलब बेड चाहिए होता है, वो रूम रेंट पे करता है, वो सारे चार्जेस पे करता है, ठीक है। उसकी टेस्टिंग होती है, उसको दवाइयां चढ़ती हैं और हर बार होती है, तो 10 बार उसको मिनिमम हॉस्पिटलाइज्ड होना ही होना है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि मेरे पास में यहाँ पे 4.2 मिलियन केसेस लिखे हुए हैं, तो ये एक्चुअल में 4.2 मिलियन केसेस हैं। पेशेंट एक है लेकिन एडमिट तो वो 10 बार होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब पेशेंट एक है लेकिन एडमिट तो वो 10 बार होगा। तो ये क्या 4.2 मिलियन केसेस हैं? ये 42 मिलियन केसेस हैं। तो अब आप खुद बताओ कि मैं कौन सा हॉस्पिटल खोलना चाहूंगा, कार्डियक का या ऑन्कोलॉजी का? ऑन्कोलॉजी का।
कर लिया, फोन कर समझ में लिया। आ गया क्यों? अच्छा, डायबिटीज में क्या है? डायबिटीज में भी यही है। क्या होगा? पेशेंट आएगा, कंसल्टेशन लेगा और चला जाएगा, आएगा कंसल्टेशन। कितने हॉस्पिटलाइज्ड केसेस होते हैं डायबिटीज की वजह से कि भाई इनको डायबिटीज है तो भैया इनको एडमिट कर लो हॉस्पिटल में। ऐसे कितने केसेस होते हैं? बहुत Hardly कम, मतलब कोई ना case। ना एक भी नहीं होता सर। हाँ, एक भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ऑन्कोलॉजी में ऐसा है कि हाँ इसे कैंसर है, इसको एडमिट कर लो, मत करो इसको एडमिट, ऐसा कोई होता है? वो तो होता ही लाजमी है तो। हाँ, मतलब क्या है कि उसका तो इलाज कराया जाएगा उसका। और लास्ट वाला क्या है कि ये कार्डियक में क्या है? मतलब जो दिल की बीमारी है उसमें क्या है? अब पेशेंट जो है एक बार अगर एडमिट होता था तो उसके बाद में वो इतना कॉन्शियस हो जाता है कि अपनी हार्ट हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है वो। ठीक है। तो लेकिन एक बार मैक्सिमम 2 बार हॉस्पिटलाइज्ड होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 बार हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है। लेकिन कैंसर के लिए तो और कैंसर को देखो, कार्डियक ऐसी भी प्रॉब्लम है कि मोस्ट कार्डियक प्रॉब्लम्स आर प्रिवेंटेबल इन नेचर। लेकिन कैंसर प्रिवेंटेबल होता है? बताओ आप। नो सर। अच्छा ये कैंसर प्रिवेंटेबल ही नहीं है, ठीक है। आप चाह के भी इसमें कुछ नहीं कर सकते, अगर कैंसर होना है तो होना है। कार्डियक डिजीज को हाँ आप प्रेफर कर आप कंट्रोल कर सकते हो कार्डियक डिजीज को। कैसे? बाय रेगुलरली फॉलोइंग डाइट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आप खत्म कर दो। ठीक है। लेकिन कैंसर तो इसीलिए एक ऑन्कोलॉजी का हॉस्पिटल को खोलने की प्रेफरेंस होगी ओवर कार्डियक हॉस्पिटल। ओके, दिस इज कॉल्ड डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है। अब दूसरा डेटा देखो, मार्केट साइज ऑफ इनपेशेंट ऑब्लिक आउट पेशेंट। मतलब कितने पेशेंट इनपेशेंट है, इनपेशेंट मतलब एडमिटेड है हॉस्पिटल में, और कितने पेशेंट आउट पेशेंट मतलब आ रहे हैं, दिखा रहे हैं और जा रहे हैं। तो अगर आप देखोगे 2008 में 53% जो है हमारे पास में इनपेशेंट है। ठीक है। और 2015 में ये बढ़ के हो गया 81%, और 2020 में ही पुराना डेटा है तो 2020 में इसको फोरकास्ट किया जा रहा था 83%। ठीक है। हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स। ठीक है। ऐसा ग्रोइंग ट्रेंड क्यों दिखाई दिया 2008 से लेकर 2020 के बीच में कि भाई मतलब इन पेशेंट बढ़ गया? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन बताओ। ये सब समझे नहीं सर मैं। मतलब क्या रीजन है कि 2008 से लेकर 2020 तक ये इन पेशेंट टू आउट पेशेंट रेशियो, मतलब लोग ज्यादा हॉस्पिटलाइज्ड क्यों हो रहे हैं? क्या रीजन है इसके सर पीछे? सर हेल्थ इशू, खाना पीना, एनवायरमेंट। ओ, ओके ओके। और सबसे बड़ी बात है, लोगों के पास में पैसा भी आ गया है। पहले ये लोगों सर के अगर पास में पैसा उतने होता है पैसे तो नहीं जल्दी थे। पहुंच जाता है आदमी। हाँ, पहले इतने पैसे नहीं थे, पहले इतना मूड नहीं था। तो अब क्या है, लोगों ने इंश्योरेंस करा रखा है, अधिकतर लोगों ने अपना इंश्योरेंस करा रखा है। ठीक है। वरना कोई ना कोई स्कीम में लोगों के हाथ में जब जेब में पैसा होगा तो वो ट्रीटमेंट कराने भी जाएंगे। ठीक है। सो मार्केट साइज तो इसीलिए ये ग्रो हो रहा है क्योंकि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है। डिस्पोजेबल इनकम पता है क्या होती है? एनी आइडिया नो व्हाट इज सर। डिस्पोजेबल? देखो, इफ योर सैलरी इज 50,000 रुपीज, ठीक है, तो आपका 50% तो ये मान के चला जाता है कि 50% जो है आपकी जो है आपके घर में घर का रहना पीना खाना जो है 50% में हो जाएगा। अब बाकी 50% आपकी डिस्पोजेबल इनकम है। जैसे जैसे आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आप लग्जूरियस प्रोडक्ट्स और लग्जरी की तरफ जाओगे। ठीक है। जैसे जैसे आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी। ठीक है। जैसे कि आप ये सोचोगे कि भाई मैं हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लूं। ठीक है। तभी लोगे डिस्पोजेबल इनकम होगी बढ़ेगी। अगर डिस्पोजेबल इनकम होगी तो भाई अगर आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लेना है तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी ले लोगे आप। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो आप लग्जूरियस कार भी लोगे। ठीक है। तो ये जैसे जैसे बढ़ेगी वो वैसे वैसे मतलब ये काम जो है आपका, मतलब डिस्पोजेबल इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और परचेज करोगे। तो ये डिस्पोजेबल इनकम पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 2008 to 20 डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द पीपल हैव ग्रोन
लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है, इस वजह से ये पेशेंट्स जो हैं मतलब इस वजह से इन पेशेंट का रेशियो बढ़ा है। ठीक है, इज दिस क्लियर विद यू? यस सर। ओके, नाउ हेल्थ केयर सेक्टर राइजिंग इनकम एंड हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर। देखो एक टर्म होती है CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। इसका मतलब क्या होता है? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का मतलब ये होता है कि जैसे हम अगर हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करें तो वो 22.87 CAGR से बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है जैसे आज अगर सारी इंडस्ट्री को 100 रुपए मिलते हैं, हेल्थ केयर में सारे इंडस्ट्री को 100 रुपए मिलते हैं, 100 रुपए की अर्निंग होती है हेल्थ केयर में, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर 122.87, ठीक है, अब उसके नेक्स्ट ईयर 122.87 का 22.87% बढ़ेगा फिर से, जो कि अप्रोक्सीमेटली 150 के आसपास आ जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट ईयर मतलब 150 का 22.87%। तो आप समझ रहे हो कि कितने हाई ग्रोथ है इसकी। आप समझ रहे हो, जैसे अगर मैं बोलूं आपकी आज सैलरी है मतलब 10,000 रुपए, कल सैलरी मतलब और अगले महीने सैलरी हो जाएगी आपकी, अगले साल सैलरी हो जाएगी आपकी 15,000 रुपए, उसके अगले साल हो जाएगी आपकी 17,000 नहीं 17 नहीं 19,000 रुपए, उसके मतलब हर साल 22% से बढ़ना है। ठीक है, वो बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, ये परसेंटेज जो है इसको याद रखना है, समझ के रखना है, क्योंकि ये कई जगह आएगा CAGR। So Indian healthcare sector, one of the fastest growing industries, is expected to advance at a rate of CAGR of 22.87. During 2008, the market, जब मार्केट 8 से 20 8 to 20 के बीच में ये 16.5% से बढ़ा था, तो ये 2020 में फोरकास्टेड था कि ये 200 बिलियन डॉलर से अब ये समवेयर अराउंड 300 बिलियन डॉलर, 380 या पता नहीं 350 बिलियन डॉलर तक बढ़ चुका है ऑलरेडी। ये 350 बिलियन डॉलर तक, मतलब आप देखो जैसे जैसे जिस इंडस्ट्री में कैसे पैसा आता जाएगा वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती रहेंगी। ठीक है, वहां पर और नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी और वहां पे आपको काम करने के नए मौके मिलेंगे। ठीक है, तो दिस इंडस्ट्री इज बाउंड टू ग्रो, इसीलिए आप जैसे और हम जैसे एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत पड़ेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, और ये बहुत बड़ा नंबर है बिलियन डॉलर्स का। ठीक है, 2012 में आईटी सेक्टर ने 2012 में 100 बिलियन डॉलर्स क्रॉस किए थे। ठीक है, और 2020 में ये लगभग 2023 में आते आते ये लगभग 380 बिलियन डॉलर्स हो चुका है ऑलरेडी हेल्थ केयर। अब हेल्थ केयर में मैंने बात किया था क्या क्या होता है हेल्थ केयर में, कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं हेल्थ केयर में? सर हेल्थ केयर में फार्मेसी, हॉस्पिटल्स वेरी गुड, वेरी और गुड। और सर अगर एनजीओ टाइप से वो हेल्थ केयर के वो चलते होती हैं वो भी उसी में आएंगे। और एक्सरे डिपार्टमेंट भी आएगा, डेंटिस्ट, हाँ मतलब वो रेडियोलॉजी हो गया। ठीक है, रेडियोलॉजिस्ट हो गए। यस सर। हाँ रेडियोलॉजी, इक्विपमेंट होगा, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो गई। ठीक है, यस ये सर। सब उसी के अंदर आएंगे। टेलीमेडिसिन हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये सब हेल्थ केयर में ही आएंगे। ओके यस सर। ओके, अब क्या है, पर कैपिटा इनकम जो है इंडिया में इंक्रीज हो रहा है। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? पर कैपिटा मतलब एवरेज, सिंपल बात बताता हूँ मैं, एवरेज एक आदमी की सैलरी बढ़ रही है। पहले एक आदमी की एवरेज सैलरी थी इंडिया में सपोज 10,000 रुपए, अब वो बढ़ के 12,000 रुपए हो गई है एवरेज इंडियन सैलरी। तो जैसे जैसे लोगों के इसमें पैसा आएगा, मैंने बताया आपको डिस्पोजेबल इनकम आएगी, डिस्पोजेबल इनकम आएगी तो तो सर वो नहीं, हाँ सर सैलरी अगर बढ़ रही है तो सर एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ रहा है सर। हाँ हाँ वही बता रहा हूँ ना सैलरी। अब देखो पहले आपके पास में, आपके घर में कितने फोन थे पहले? आप ही खुद ही बताओ, घर में आपके टोटल मोबाइल फोन्स कितने थे 2010 में? सर एक ही था बस। एक ही था। और आज कितने हैं? आज जो है लगभग 6-7 होंगे। 6-7 हो गया।
देखो, और जरूरत टेक्निकली जरूरत कितने फोन की है? एक से काम चल जाएगा। बस फिर तो समझ में आ रहा है ना, आप खर्चे कौन से कर रहे हैं, क्योंकि आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है, इसीलिए। क्योंकि पहले भी तो बस एक लैंडलाइन हुआ करता था, तो एक फोन से काम चल गया। आज तो लैंडलाइन तो खत्म ही हो गया, है ना। लैंडलाइन तो खत्म ही हो गया पूरी तरह से। तो एक फोन से भी काम चल सकता है, लेकिन फिर भी आपने 6-6 7-7 फोन ले रखे हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, क्योंकि आपका डिस्पोजेबल इनकम थी इतनी कि आप 6 फोन अफोर्ड कर सको, 6-7 फोन अफोर्ड कर सको। तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, पर वो देखो कि ये कोई ऐसा एक्सपेंडिचर नहीं है जो कि, देखो, अगर खाना नहीं है, वो एक नेसेसरी एक्सपेंडिचर है। खाना मिल जाए, ठीक है, रहने को छत मिल जाए, कपड़े मिल जाए, ये बेसिक एक्सपेंडिचर है। पर ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल के बिना आदमी जी ही नहीं सकता है, मोबाइल के बिना मर जाएगा वो आदमी, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। तो ये क्यों हुआ है? बिकॉज आपका जो है वो इनकम इंक्रीज हुई है, क्या बोले, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हुई। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, sir. कोई और डाउट? ओके। तो अगर हम देखें पर कैपिटा हेल्थ केयर नहीं, एक्सपेंडिचर, जैसे लोगों की डिस्पोजेबल, मैंने बताया ना, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी है, तो वो हेल्थ केयर पे भी स्पेंड करते हैं। पहले क्या करते थे लोग, कि भाई ज्यादा पैसे नहीं थे तो भाई मतलब घर पे रह के अपने कई दिन तक वेट करते थे, अगर ठीक हो जाता तो ठीक था, वरना फिर वो हॉस्पिटल जाते थे। और जब तक हॉस्पिटल पहुंचते थे तो वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी हो चुकी होती थी कि उसमें और ज्यादा खर्चा होता था, ठीक है। और वो फिर इलाज कराते नहीं थे, और पेशेंट की ऐसे ही जो है हालत खराब होती रहती थी, और वो कई बार मर भी जाते थे इस चक्कर में। अब क्या हो गया, अब वो हल्का सा बुखार भी हुआ, 2-3 दिन बुखार रहा अगर पेशेंट को, तो वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तो क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगों का हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा थी उनके पास में, कि भाई चलो भाई जाके डॉक्टर को दिखा लें, है ना। तो ये जो हमारा जो हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 5% CAGR से बढ़ा है, 5% CAGR से। मतलब पहले लोग 100 रुपए खर्च करते थे, फिर 105 रुपए खर्च करने लगे, उसके अगले साल 105 का 5%, 105 का 5% समवेयर अराउंड 110.25 हो गया, फिर 110.25 का 5%, तो ऐसे 5-5% से ग्रो कर रहा है हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसका क्या सबसे बड़ा रीजन क्या है? लोगों के पास में डिस्पोजेबल इनकम इंप्रूव हुई है, इंक्रीज हुई है, जीडीपी बढ़ा है, लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी टू अर्न मनी हुआ है। देखो, पहले के टाइम पर अपॉर्चुनिटी नहीं थी पैसा कमाने की भी उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, लेकिन आज की डेट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैज ग्रोन अप। इज दिस क्लियर? yes, sir. ठीक है। अब अगर देखें हॉस्पिटल्स का साइज, प्राइवेट हॉस्पिटल का मार्केट साइज देखें, तो देखो 2009 में 22% था, आज की डेट में 22% 22 बिलियन डॉलर था, आज की डेट में सिर्फ हॉस्पिटल इंडस्ट्री ही, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही 81 बिलियन डॉलर। भी 2015 का डेटा है। आई एम क्वाइट श्योर ये 100 बिलियन आराम से क्रॉस कर गया होगा अब तक, 100, 150, 125 बिलियन आराम से क्रॉस कर गया होगा, ठीक है। और डायग्नोस्टिक मार्केट का देखें तो ये भी ग्रो कर रहा है 20% CAGR से, 20.4% की भाई। पहले पहले लोग अगेन पहले लोग तो पैसे नहीं थे तो वो उतना ज्यादा टेस्ट वगैरह कराते नहीं थे, लेकिन अब खुद से देखो डायग्नोस्टिक में क्या क्या होगा, एक्सरे और लैब। पिछले 2 साल के अंदर इतने सारे RT-PCR हुए हैं, अगर मैं सिर्फ 2 साल की बात करूं। आप देखो, इंडिया में 100 करोड़ की पॉपुलेशन है, 100 करोड़ में इन टोटल 100 करोड़ टेस्ट हुए हैं, RT-PCR हुए होंगे। आई एम 100% श्योर अबाउट इट, 100%। सिर्फ कोविड की वजह से ज्यादा आरटीपीसीआर की हाँ दिख हाँ, रही कोविड की वजह से जो भी है, तो टेस्ट तो हुआ ही है, टेस्ट के है जी। लिए RT-PCR तो हुआ ही है। पहले आपको पता है कि पहले RT-PCR 5,000 रुपए का हो रहा था, फिर 4500 रुपए का हुआ, फिर 2200 रुपए का हुआ, फिर अब ये जाके 500 रुपए का हुआ है, ठीक है।
तो मैं ऑन एन एवरेज मान लेता हूँ 1,000 रुपए का मान लेता हूँ मैं टोटल जो टेस्ट हुए, मतलब 1,000 रुपए ऑन एन एवरेज एक टेस्ट की कॉस्ट है, ठीक है। अब आप खुद देखो 100 करोड़ लोगों का हुआ है, 100 करोड़ टेस्ट हुए हैं। अगर 1,000 से मैं देखूं तो लगभग 10,000 करोड़, 10 मतलब 1 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेटली 1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ आरटीपीसीआर टेस्ट हुए हैं, सिर्फ। चलो छोड़ो, मैं 1 लाख भी नहीं बोल रहा, मैं 500 रुपए मान लेता हूँ ऑन एन एवरेज, जबकि 500 रुपए आज की डेट में है। पहले तो और भी महंगा था, चलो 500 रुपए मान लेता हूँ, कम से कम मान लेता हूँ, तो कम से कम 50,000 करोड़ रुपए के सिर्फ आरटीपीसीआर हो गए। आप समझ पा रहे हैं डायग्नोस्टिक्स कितना ज्यादा हुए। फिर आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे हर आदमी का सीटी स्कैन हो रहा था, हर आदमी का सीटी स्कैन होता था, हर आदमी का सीटी स्कैन हो रहा था, याद है आपको? तो सीटी स्कैन हो रहा है अलग से, ठीक है। तो ये टेस्ट जो हैं, डायग्नोस्टिक मार्केट जो है वो ग्रो कर रही है, बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है, क्योंकि लोगों को टेस्ट कराने पड़ते हैं। कोई पेशेंट, अच्छा, मैंने आपसे एक लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन पूछा था, शायद ये पूछा था मैंने आपसे क्वेश्चन कि दो सिनेरियोज हैं, एक पेशेंट जो 3 दिन के लिए एडमिट होता है और एक पेशेंट जो 6 दिन के लिए एडमिट होता है, ठीक है। तो पर डे तो बताओ कि कौन ज्यादा पैसे देके जाएगा हॉस्पिटल को? ये क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे। हसन, कैन यू हियर मी हसन? हसन, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी हसन? ये सर वो ऑडिबल सर वो रही थी, ब्रेक हो रही थी आपकी आवाज। तो बताओ। सर ऑडिबल ब्रेक हो रहा है, नेटवर्क इशू है शायद। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि दो पेशेंट्स हैं, दो सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो में पेशेंट जो है वो एक पेशेंट जो है 2 दिन के लिए एडमिट होता है और दूसरा पेशेंट 6 दिन के लिए एडमिट होता है। तो हॉस्पिटल में कौन सा पेशेंट एवरेज ज्यादा पैसे देके जाएगा ऑन एन एवरेज? 2 दिन वाला देके क्यों 2 दिन वाला क्यों लेके जाएगा? जाएगा, जो अगर ज्यादा दिन एडमिट होगा तो उसका ज्यादा चार्जेस होंगे। हाँ, तो कौन कौन ज्यादा पैसे देके जाएगा, 2 दिन वाला 6 दिन वाला? ये दिन ज्यादा होंगे वो उतना ज्यादा चार्जेस होगा, वो उतना ज्यादा पैसे देके जाएगा। हाँ, तो कौन होगा, मैं वही पूछ रहा हूँ। 6 दिन वाला, दो तो दिन वाला? 6 दिन वाला नहीं। 6 दिन वाला दो ना। नहीं नहीं, 6 दिन वाला नहीं, 2 दिन वाला ज्यादा पैसे देके जाएगा। अब आप देखो, देखो, जो भी पेशेंट क्यों एडमिट सर? होता है हॉस्पिटल में, जब भी पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, ठीक है, तो उसके जितने भी इन्वेस्टिगेशंस होने होते हैं वो उसके होते हैं पहले 2-3 दिन में ही होते हैं सब इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद तो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है जिसमें कि दवाइयां जाती है, दवाइयां ट्रांसफ्यूज होती है, बस बस दैट्स इट। दवाइयां जो है एडमिनिस्टर होती हैं, बस, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट जो होते हैं वो फर्स्ट 2 डेज में ही होते हैं। आप समझ रहे हो, उसका सीबीसी भी होगा, उसका एलएफटी केएफटी भी होगा, उसका ये फलाना टेस्ट भी होगा, ढिकलाना टेस्ट भी होगा, उसका एमआरआई भी होगा, सीटी स्कैन भी होगा, ये सारे टेस्ट उसके पहले 2 दिन में ही होते हैं। लास्ट में तो बस वो 2-3 दिन के बाद में तो वो ट्रीटमेंट होता है, बस ट्रीटमेंट चल रहा होता है उसका, बस दवाइयां एडमिनिस्टर होती है। और एक लास्ट में जिस दिन डिस्चार्ज होने वाला होता है उस दिन टेस्ट हो जाता है उसका। सो ऑन एन एवरेज वो आदमी ज्यादा पैसे देके जाएगा जो 2 दिन के लिए एडमिट हुआ है, बजाय कि वो पेशेंट जो 6 दिन एडमिट हुआ है। कि आप सर देखो 2 दिन बेड में वो चार्ज। कर करा के, सुनो, 2 दिन में करके वो चला जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा पेशेंट आएगा, वो भी 2 दिन एडमिट रहेगा, वो भी ज्यादा पैसे देके जाएगा। तो अगर पर डे के हिसाब से देखें, उसको, तो पर डे के हिसाब से 2 दिन वाला ज्यादा पैसे देके जाएगा। भाई 6 दिन हाँ वाले का नहीं, 2 लाख का। वो बात सही है कि 2-2 दिन के हिसाब से वो पेशेंट ज्यादा पैसे जाएंगे तो 6 दिन हाँ तक हाँ। होगा। हम अगर सिर्फ 2 पेशेंटों को अगर तोला जाएगा तो सर वो 6 डेज वाला ज्यादा आएगा। देखो, मैंने एवरेज पूछा था, मैंने ये नहीं पूछा था कि दोनों में से कौन ज्यादा पैसे देके जाएगा, मैंने एवरेज पूछा था, एवरेज कौन ज्यादा पैसे हाँ देके जाएगा। हाँ, एवरेज, हाँ एवरी 2 डेज वाला सर। 2 दिन वाला ज्यादा देके जाएगा, ठीक है।
ऑन एन एवरेज ज्यादा पैसे वो देके जाएगा, बिकॉज क्योंकि इन्वेस्टिगेशन सारे पहले वाले में होते हैं, बाद में तो सिर्फ ट्रीटमेंट ही तो होता है, और क्या होता है, दवाइयां ही उसको एडमिनिस्टर की जाती हैं बस, कोई टेस्ट इन्वेस्टिगेशन तो यूजुअली होते नहीं है, ठीक है। एक आध दो तीन नॉर्मल टेस्ट होते हैं बस, सीबीसी एलएफटी केएफटी हो जाता है, और जाते हुए अगर मतलब कोई ऐसी ऐसी बीमारी है तो उसमें जाते हुए एक्सरे वगैरह भी हो जाते हैं बस, एक्सरे एमआरआई वगैरह भी हो जाते हैं बस। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। अच्छा, गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर, मैंने आपको गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर बताया था उस दिन लास्ट क्लास में, क्या होता है गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर में। सर गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है हमारे हेल्थ सेक्टर पे, वो हाँ आपने ठीक बताया है, था सर। तो कितने तरह की सरकार होती है। सर 3, एक सेंट्रल हाँ होती है, बताओ कौन कौन एक सी। स्टेट होती है और एक एमसीडी होती है सर। वेरी गुड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जांपल बताओ किसी हॉस्पिटल का जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। एम्स हो गया, एम्स जीबी पंत। नहीं, जीबी पंत नहीं, जीबी पंत यस हो गया दिल्ली सर। गवर्नमेंट के अंडर है, स्टेट दिल्ली गवर्नमेंट के दिल्ली अंडर आता है, गवर्नमेंट का दिल्ली है सर, गवर्नमेंट। सॉरी स्टेट गवर्नमेंट का है सर, वो बिल्कुल नहीं, एम्स बिल्कुल हो गया, बिल्कुल। एम्स हो गया। हाँ, एम्स हो गया, पीजीआई चंडीगढ़ हो गया, जी सर। ठीक है, और पीजीआई जिपमर हो गया, जिपमर पता है ना आपको। हाँ, सो ये कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी एम्स वगैरह हैं, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, इनको फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है, ठीक है। अब क्या है कि हम तीनों गवर्नमेंट का देखें, मतलब मैंने उसमें बताया था हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर जो है वो 4.2% ऑफ द जीडीपी है, ये बताया था ना मैंने, 4.2% ऑफ द जीडीपी है, उसमें यस सर। प्राइवेट और पब्लिक दोनों इंक्लूडेड है, ठीक है। हम्म, और प्राइवेट प्राइवेट 77% के आसपास खर्चा करता है, 75% के आसपास खर्चा करता है, और जबकि पब्लिक जो है 25%, मतलब सरकार जो है 25% करती है। अब उस 25% का 1/3, मतलब दैट मीन्स उस 25% का लगभग इन टोटल 8% करती है सरकार, खर्च करती है, और बाकी 16% कौन करता है। प्राइवेट। नहीं, सरकार मतलब यूनियन नहीं गवर्नमेंट, सॉरी। सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, और 16% कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट एंड द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ठीक है। 16% वो करते हैं, और 8% सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है। इज दिस यूनियन क्लियर। गवर्नमेंट। यस सर। टोटल हेल्थ यस सर। यस। एक्सपेंडिचर समझ में आ गया आपको, टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर क्या है, यस सर। जो भी सारा सारा गवर्नमेंट खर्चा करती है, ठीक है। अब क्या सिर्फ यस सर। हॉस्पिटल्स में ही खर्चा होता है, नहीं नहीं, बहुत सारी चीजों में खर्चा होता है। जैसे क्या हो गया कि एक हॉस्पिटल ने वो एक एक रिसर्च हुआ, रिसर्च से पता चला कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वो इसलिए, मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी उनकी डेथ हो जाती है कि उनका हीमोग्लोबिन कम है। अच्छा जी, अगर उनका हीमोग्लोबिन कम है तो हीमोग्लोबिन कम की वजह से उनका, क्योंकि ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी ब्लड लॉस होता है, उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ब्लड को कैसे इंप्रूव किया जाए, मतलब हीमोग्लोबिन कैसे इंप्रूव किया जाए, तो पता चला एक टैबलेट होती है आयरन फोलिक एसिड टैबलेट, ठीक है। तो वो अगर अगर हम टैबलेट जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दे दें पेशेंट को, मतलब उस मदर को अगर हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम सारा टाइम आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट दें, तो एट द एंड जब बेबी डिलीवर हो रहा होगा, ठीक है, तो डिलीवरी के टाइम पर ब्लड लॉस की वजह से वो मदर की डेथ नहीं होगी, चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द मदर विल गो अप, ठीक है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है। तो सरकार ने कहा कि चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, हम जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है वो बता दें कि वो प्रेग्नेंट है, और हम उसको पूरे 9 महीने तक आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट जो है फ्री में देंगे। अब आप खुद सोचो, 9 महीने मतलब अप्रोक्सीमेटली 250 डेज, 250 दिन तक सरकार जो है
एक 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 मदर को फ्री ऑफ कॉस्ट आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट देगी, मतलब एक फीमेल को 250 टैबलेट्स दी जाएंगी। ठीक है, अगर इंडिया में अगर 1 करोड़ भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हो, जबकि इससे ज्यादा ही होती हैं एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, 1 करोड़ प्रेग्नेंट फीमेल्स हुई, 1 करोड़, तो मुझे कितनी टैबलेट्स चाहिए एट अ पॉइंट ऑफ टाइम? 250 करोड़। और सपोज करो एक टैबलेट की कॉस्ट आती है, अब सरकार को भी वो कहीं ना कहीं से खरीदनी पड़ेगी, फार्मेसी कंपनी से कहीं ना कहीं से खरीदनी पड़ेगी, या तो अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाए और वहां पे मैन्युफैक्चर करे। ठीक है, लेकिन खर्चा वहां भी आएगा, तो यूजुअली वो खरीद लेते हैं, तो जिससे खरीदेंगे तो 250 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे उनको। ठीक है, एक 9 महीने, मतलब एक 9 महीने में, और ये एक छोटा सा एक ही है। ठीक है, दूसरा ये है फैमिली प्लानिंग करने के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्डम्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएं। अब एक कॉन्डम की कॉस्ट अगर उन्हें 2 रुपए पड़ती हो, सपोज 2 रुपए, 2 रुपए, तो कितने सारे कॉन्डम्स की रिक्वायरमेंट होगी? आप समझ पा रहे हैं इस बात को? तो ऐसे क्या है, सरकार को ये खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, ये सारा खर्चा भी इसमें इंक्लूडेड है, मतलब जो ये लिखा हुआ है कि टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 1,30,000 करोड़ रुपए है लगभग 2013-14 में, जो बढ़ के मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं तो 170 हुआ होगा अब तक। ठीक है, और उस एक करोड़ 1,80,000 करोड़ जो है टोटल गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर है, जिसमें से कि 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट 1/3 कर रही है, तो इसका मतलब लगभग 60,000 करोड़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च कर रही है, और बाकी 1,20,000 करोड़ कौन खर्च कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट और म्यूनिसिपल गवर्नमेंट। और उसमें ये सारी चीजें भी इंक्लूडेड है, मतलब ये जो पॉलिसीज और ये हेल्थ प्रोग्राम्स वगैरह चलते हैं, इसमें ये सब भी इंक्लूडेड है। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा, सरकार को खर्चा, मतलब उससे क्या होगा, जितना ही इन स्कीम्स पे खर्चा होगा तो उतना ही हॉस्पिटल्स पे वो कम खर्चा कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए नए हॉस्पिटल्स खुलते नहीं है, क्योंकि बजट ही नहीं है उनके पास में इतना, और इसीलिए पेशेंट्स सफर करते हैं, लोग सफर करते हैं इस वजह से। इज दिस क्लियर विद एवरी वन ऑफ यू? यस सर। ओके, चलो, give me just 5 minutes, I'll just be back in 5 minutes. Please don't leave the meeting. We'll be meeting at 8:20. No, just give me 5 minutes.
Okay, Moomin, can you please, can you hear me? Moomin, can you hear Yes, me? sir. Yeah. Yes, sir. So this is, let me just give a brief of this slide. नहीं, stop share, screen share. Can you see this now? तो इंडिया में 2005 में नर्सिंग होम्स कितने थे, कितने परसेंटेज थे? बताओ मोमेंट, 2005 में नर्सिंग होम कितने परसेंटेज थे? 26. वेरी गुड. मिड टियर हॉस्पिटल्स? 14, sir. टॉप टियर हॉस्पिटल्स? 26 और गवर्नमेंट है गवर्नमेंट 34. 34. अब 10 साल बाद में, अब मुझे बताओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहले थे 34%, अब कितने हैं? अब है सर 19 है, नहीं 39 है. हाँ, नहीं 19 ही है. 19%. नहीं, 19% है. टॉप टियर हॉस्पिटल्स? 19 ही है सर, 19 है. हाँ, 19 है. सर टॉप टियर है टॉप 19 ही. हाँ वो सर उसमें ना थोड़ा दिख नहीं रहा था. टॉप टियर है सर टॉप टियर 40 सर. 40, मतलब 26 से बढ़ के 40 हो गए. और गवर्नमेंट हॉस्पिटल 34 से घट के जी. 19 हो गए. ठीक है. यस और सर, कमी मिड हुआ. टियर यस हॉस्पिटल्स सर. कितने से कितने हुए? मिड टियर हॉस्पिटल्स कितने से कितने मिड हुए? टियर सर क्या नाम है, 13 हो गए. पहले 14 थे, वो सॉरी 26 थे पहले. नहीं 14 थे, सॉरी. 14 थे. इनमें भी 14 कमी से आई है घट सर. के कितने हो गए? हाँ, 14 से घट के कितने हो गए? 14 से घट के सर 11 है. 11 हुए. 11. ये हो गए आपके 11. हाँ हाँ. यस ठीक सर, है. यस 11. और नर्सिंग होम बढ़ के कितने हुए हैं? सर ये 4% इंक्रीज हुए. वो 4% इंक्रीज हुए. तो ऐसा तो क्या हुआ कि सरकारी हॉस्पिटल कम हो गए? ठीक है. और ऐसा क्या हुआ कि टॉप टियर हॉस्पिटल एकदम से बढ़ गए, और मिड टियर भी यस कम सर. हो गए, और नर्सिंग होम भी बड़े हैं लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज से बढ़े हैं. लेकिन असली ग्रोथ किस में हुई है? टॉप टियर हॉस्पिटल्स में हुई है. क्यों? टॉप टियर क्यों बताओ? सर, आज मतलब पेशेंट को सहूलियत प्रोवाइड कराई गई. ओके, वेरी गुड. देखो देखो, आप समझो, जो मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर पढ़ रहा है, ठीक है, अब वो यूजुअली अपना छोटा नर्सिंग होम खोलता है. ठीक है. यस इसका सर. मतलब ये है, क्योंकि देखो पिछले 20 सालों में बहुत सारे ग्रेजुएट्स निकले हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल से एमबीबीएस ग्रेजुएट्स निकले हैं. अब वो जो ग्रेजुएट्स निकले हैं, उन्होंने उन्होंने क्या प्रेफर करा? अपना हॉस्पिटल खोलना प्रेफर नहीं करा. उन्होंने क्या करा कि टॉप टियर हॉस्पिटल में जॉब करना प्रेफर करा. ठीक है ना? क्यों टॉप टियर हॉस्पिटल में क्यों जॉब करना प्रेफर करा? इसके दो रीजंस हैं. पहला, हॉस्पिटल को एस्टैब्लिश करना, और हॉस्पिटल में एस्टैब्लिशमेंट में पूरा वहां पे काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपेंसिव अफेयर है. मतलब अगर नर्सिंग होम भी खोलना है तो आदमी की कम से कम, नहीं तो कम से कम, बहुत कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 2 करोड़ रुपए, 2-2.5 करोड़ रुपए आराम से लग जाएंगे उसका एस्टैब्लिश करने में. ठीक है. तो कोई इनिशियल इतनी इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता. और दूसरी बात, उसको चलाने का अपना एक बहुत बड़ा खर्चा होता है. ठीक है. मतलब बिजली का बिल, पानी का बिल, फिर मैन पावर को मैनेज करना, कभी मैन पावर मिल रही है नहीं मिल रही है, सिक्योरिटी ऑफ द हॉस्पिटल मैनेज करना, ये सारी चीजें मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा मुश्किल एंड एक्सपेंसिव अफेयर है. तो इसीलिए डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं कि भाई मेरे को पेशेंट केयर पे ज्यादा ध्यान देना है, तो मैं पेशेंट केयर पे ज्यादा ध्यान दूंगा. मैं इनके फालतू का, कभी मेरा एसी खराब हो गया, कभी कभी कोई कोई एम्प्लॉय काम पे नहीं आया, मैं इन झगड़ों पे ना पड़ के, इन झगड़ों में ना पड़ के मैं एक हॉस्पिटल में काम कर लूंगा और वहां पे पेशेंट को देखूंगा ज्यादा. ठीक है. अब इसीलिए वो सारे के सारे जो है हॉस्पिटल्स में आ गए, बड़े हॉस्पिटल्स. इसीलिए क्या हुआ, ये सारे काम करने के लिए मैनेजमेंट बैठी है.
कि भाई एम्प्लॉय टाइम से पहुंचे, कोई अगर नहीं है तो फिर दूसरा एम्प्लॉय को ढूंढो, ये करो वो करो, वो एक अलग उसमें मैनेजमेंट अलग से बैठी है, ठीक है, जो डेडिकेटेडली सिर्फ यही काम कर रही है ना। तो उससे क्या होता है, डॉक्टर भी पेशेंट केयर पे ध्यान दे पाता है, और क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सिंप्लीफाइड हो जाती है चीजें। इसीलिए क्या होता है, डॉक्टर्स आर नॉट प्रैक्टिसिंग बाय ओपनिंग अप देयर ओन हॉस्पिटल्स, दे आर प्रेफरिंग टू वर्क इन अ बिग हॉस्पिटल सेटअप। इसीलिए टॉप टियर हॉस्पिटल्स का बढ़ रहे हैं, और क्या है, नर्सिंग होम्स और मिड टियर हॉस्पिटल्स अगर टेक्निकली बोलूं तो घट रहे हैं एक तरह से। भाई जिस प्रोपोर्शन में बढ़ने चाहिए थे उस प्रोपोर्शन में तो बढ़ ही नहीं रहे, बल्कि और घट और रहे नर्सिंग होम एंड ऑल। तो एक और रीजन है कि भाई अगर हॉस्पिटल में कोई लीगल केस है तो सारा केस उस डॉक्टर को झेलना है, ठीक है, कोई आके लड़ाई झगड़ा करने लगे तो उस डॉक्टर को ही झेलना है वो भी। लेकिन बड़े हॉस्पिटल में क्या है, पूरी डेडिकेटेड सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी उस काम को रेगुलरली देखती है, ठीक है। अगर कोई झगड़ा हो जाए तो भाई डॉक्टरों को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉयर्स भी होते हैं, सिक्योरिटी के गार्ड्स भी होते हैं, बाउंसर्स भी, सभी होते हैं। तो इसीलिए क्या है, लोग ज्यादा प्रेफर क्या करते हैं, अपना हॉस्पिटल खोलने में की प्रेफरेंस जो होती है उनकी ज्यादा होती है, ज्यादा नहीं होती है उनकी, वो अपना हॉस्पिटल नहीं खोल के वो टॉप टियर हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं। समझ में आ गई बात ये? यस सर। यस। सो हम यहां से ना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे